लोगों का हुआ कौशल विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल का किया भ्रमण। कहा, प्रदेश सरकार देश के पहले सैनिक स्कूल को बनाएगी रोल मॉडल। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे हुए घोषित। लड़कियों ने फिर से मारी बाजी। 93.31% छात्राएं और 90.14% छात्र हुए उत्तीर्ण। लखनऊ में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान द्वारा दिया गया पोषण वाटिका बनाने का प्रशिक्षण। कम लागत पर छत में और आंगन में कृषि श्रमिक उगा सकेंगे सब्जियां। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। ये दिन स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी युवाओं की सबसे बड़ी कोई ताकत है जो उनका कौशल है, उनके कौशल हासिल करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिजनेस और बाजार के तेजी से बदलते इस दौर में प्रासंगिक रहने के लिए स्किल, रीस्किल और अप स्किल का भी मंत्र दिया। का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया। लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है। और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल और ज्ञान के अंतर को समझते हुए 5 साल पहले आज ही के दिन स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का कौशल विकास किया जा चुका है और अब यह अभियान निरंतर जारी है। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, आईटीआई की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये अभियान निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कौशल विकास मंत्रालय दुनिया भर में बन रहे रोजगार के अवसरों की मैपिंग कर रहा है, जिससे सबसे ज्यादा लाभान्वित श्रमिक होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल का दौरा किया। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्कूल अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर रहा है। कारगिल युद्ध के समय जब देश पर नापाक युद्ध पाकिस्तान ने थोपा था, तब इस स्कूल के छात्र रहे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जैसे जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को कड़ा सबक सिखाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों की क्षमता ही नहीं बढ़ाई बल्कि बालिकाओं
युवाओं को भी स्कूल में प्रवेश देने का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक स्कूल आज की जरूरत है और ये युवाओं को अनुशासित जीवन के साथ राष्ट्र प्रेम सिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस सैनिक स्कूल को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही है, जिससे इसे रोल मॉडल बनाए जा सके। कैप्टन मनोज पांडे इस विद्यालय की उसी विरासत का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिनके नाम पर आज देश के इस पहले सैनिक स्कूल का नामकरण आज यहाँ पर संपन्न हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल जब मुझे उत्तर प्रदेश में सत्ता सौंपने का सौभाग्य हमारी पार्टी ने मुझे दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उपलब्ध कराया, तो देश के इस पहले सैनिक स्कूल के बारे में कुछ किया जाना चाहिए, ये मेरे मन में एक भाव था। और उस समय हम लोगों ने इसकी क्षमता के विस्तार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। साथ साथ ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि हम लोग उत्तर प्रदेश के पहले, इस देश के इस पहले सैनिक स्कूल में बालिकाओं के भी प्रवेश की व्यवस्था करें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर हम लोगों ने बालिकाओं के प्रवेश का एक तृतीय सत्र चल रहा है। इस तीसरे सत्र में बालिकाओं के प्रवेश को भी प्राथमिकता के आधार पर लेकर के अब बालक और बालिकाओं में हम भेद नहीं करेंगे, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके योगदान से भी हम सुरक्षा भी, समृद्धि भी और लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। यह भाव भी आज हम सबको दिखाई दे रहा है और हम सब ने पूरी मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को इस अवसर पर आगे बढ़ाया है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि एक अच्छी स्थिति है कि हम लोग इन कार्यक्रमों को लेकर के अभी से तय करें कि सैनिक स्कूल आज की आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए भी कि किसी भी देश के भविष्य को हम कहां ले जाना चाहते हैं, अगर ये तय करना है उस देश के युवाओं की भावनाओं को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कहां जा रहा है। और यूथ के जीवन में अनुशासन, मुझे लगता है कि उसे सैनिक स्कूल उसका बहुत सशक्त माध्यम हो सकता है। और हमें इसलिए सैनिक स्कूल की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के इस पहले सैनिक स्कूल यानी देश के पहले सैनिक स्कूल के सर्वांगीण विकास में किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतने देगी, किसी भी प्रकार की लापरवाही को नहीं बरतने देगी। क्योंकि मैं स्वयं भी समय समय पर इसकी समीक्षा करता हूं कि कौन सा कार्य कहां पे रुका हुआ है और प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को आगे बढ़ा करके यह सैनिक स्कूल देश के लिए एक रोल मॉडल बन सके, उस रूप में हम प्रस्तुत कर सकें। इस दिशा से इसके विकास के लिए जो कुछ भी योजनाएं सैनिक स्कूल की ओर से शासन के स्तर पर प्रस्तुत होंगी, प्रदेश सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि सीमा को सुरक्षित रखने में लंबे समय से इस विद्यालय के छात्र अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑडिटोरियम बनाने समेत 2 छात्रावास पुरुषों के लिए और 1 छात्रावास महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 और सैनिक स्कूल प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है, चाइना के बॉर्डर पर जब घुसपैठ करने की कोशिश विदेशी शक्तियां करती हैं, तो हमें याद आते हैं वीर सैनिक। और वीर सैनिकों को एक प्रकार से उनकी जननी के रूप में उनका सृजन करने वाला जो ये पवित्र स्थल है, उत्तर प्रदेश मनोज पांडे कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल, उसको हम याद करते हैं। आज इस स्कूल में तमाम सुविधाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से पूर्ण किया गया है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनका सहज स्वभाव में पूरा ध्यान सैनिक स्कूल की तरफ होता है। और साल में 2 बार 3 बार उस सैनिक स्कूल किसी न किसी अवसर पर उपस्थित हो सके,
ये उनका प्रयत्न होता है। यहाँ पर 1000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बने। ऑडिटोरियम की डिजाइन कैसे हो, ऑडिटोरियम में अवयव ना हो, ऑडिटोरियम क्यों लंबित हुआ, ये छोटी छोटी चीजों पर भी विशेष ध्यान उन्होंने दिया। ऑडिटोरियम के अलावा 2 छात्रावास बॉयज के लिए, 1 छात्रावास गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स की खेलने के लिए जो मैदान है उसकी बाउंड्री यहाँ पर हो सके, ये तमाम बड़े कार्य तो सैनिक स्कूल के रूप में करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल और खुल रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि जल्दी ही ऐसे नौजवानों का सृजन करने में हम सफल बनेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं परीक्षा के नतीजे घोषित कर दी हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्रों का स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। लगभग 93.31% छात्राएं पास हुई हैं, जबकि 90.14% छात्र पास हुए हैं। इस बार फिर लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित एक कम लागत वाली कोविड-19 जांच किट लॉन्च हो गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस किट को लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं की टीम के मुताबिक उनके द्वारा विकसित पद्धति एक जांच मुक्त विधि है जो सटीकता के साथ समझौता किए बिना जांच लागत को कम करती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आवश्यक जांच के बाद किट को मंजूरी दे दी है। अब इस किट का उपयोग देश भर में परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि प्रदेश के सभी जनपदों में तैनात स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के नोडल अधिकारी कोविड-19 अस्पतालों की सभी व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। आज लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ द्वारा नियमित राउंड लिया जाएगा तथा पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा कोरोना के रोगियों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उन्होंने कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों सहित समस्त चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों एवं चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में कोरोना की जांच करने वाले प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है और प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या एवं मृत्यु दर अन्य प्रदेशों की अपेक्षा काफी कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग की टीम्स जा रही हैं जनपदों में, अपर निदेशक और सहायक निदेशक, संयुक्त निदेशक की, ये सभी कोविड अस्पतालों की प्रॉपरली जॉइंटली व्यवस्था देखें। वहां पर जो है चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ राउंड ले रहे हैं कि नहीं, सफाई का व्यवस्था देखें। वहां पर जो पैरामेडिक्स हैं वो रोगियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये देखें। तो हर जो टीम के सदस्य हैं वो अस्पतालों को जाकर अवश्य रूप से उनका निरीक्षण करें और अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था और जो वहां पर वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं उनका भी निरीक्षण कर लें कि पर्याप्त स्टाफ उनको चलाने के लिए है या नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब हमारी कोविड टेस्टिंग जो है केवल तमिलनाडु और महाराष्ट्र से पीछे है। हमारे यहाँ केसेस जो है अगर हम देखें तमिलनाडु और महाराष्ट्र से तो उससे कई गुना कम केसेस हैं, फिर भी टेस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर आ गई है। कोविड टेस्टिंग के लिए गाजियाबाद में जो है नई एक लैब बनने जा रही है। कल ही जो है एसीएस स्वास्थ्य उसका निरीक्षण करके आए हैं और इसी महीने में एक नई कोविड लैब जो है गाजियाबाद में शुरू हो जाएगी। कुछ दिन पहले अभी 7 नई कोविड लैब शुरू हुई थी अब कोविड टेस्टिंग की, अब एक और लैब शुरू हो जाएगी और कोविड टेस्टिंग जो लैब्स है उनकी क्षमता भी जो बढ़ाई जा रही है। तो अब 50,000 का फिगर प्रतिदिन का कोविड टेस्टिंग का हमारा रहेगा। पूरे प्रदेश में इस पूरे अभियान को मजबूती से जो है आगे बढ़ाने के लिए टेस्टिंग की क्षमता के लिए जगह जगह लैब्स में माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए हैं, बाकी स्टाफ से अपॉइंट किए गए हैं। तो टेस्टिंग की क्षमता में इस माह के अंत तक प्रदेश अग्रणी होगा, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। 50,000 टेस्ट होंगे और होकर ही रहेंगे।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 1685 नए मामले सामने आए हैं। आज लखनऊ में नियमित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन की संख्या 14,628 है और जो लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या बढ़कर 25,743 हो गई है। संक्रमित लोगों में से 1,012 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,685 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 14,628 है। जो लोग उपचारित होकर पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या इस समय बढ़कर के 25,743 हो गई है। संक्रमित लोगों में से 1,012 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 14,635 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। कल प्रदेश में टेस्टिंग का एक नया बेंचमार्क एस्टैब्लिश हुआ और 45,302 सैंपल्स की जांच की गई। इस प्रकार प्रदेश में अब तक 12,77,241 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री, आयसना और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलील कुमार मिश्र ने केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा कोरोना महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि उन्नाव में भी कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना और बड़े पैमाने पर साफ सफाई का काम जिले के हर क्षेत्र में चलाया जाना चाहिए। श्री मिश्र ने साप्ताहिक लॉकडाउन को भी सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत बताई और इसमें जन सहभागिता की भी अपील की। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान में फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत भूमिहीन पुरुष एवं महिला कृषि श्रमिकों को पोषण वाटिका को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने बताया कि विभिन्न गांवों से भूमिहीन कृषि श्रमिकों एवं महिलाओं का चयन कर उन्हें बताया गया कि वे पोषण सुरक्षा को बढ़ाने के साथ घर पर ही छत और आंगन में वर्टिकल फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कर कम लागत में गुणवत्ता युक्त मिर्चा, शिमला मिर्च, पालक आदि साग सब्जियों को उगा सकते हैं, जिसे वे अपने घर में पोषण युक्त भोजन में इस्तेमाल करने के साथ ही अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। संस्थान द्वारा कम लागत वाले हाइड्रोपोनिक्स मॉडलों का प्रदर्शन करने के साथ ही वर्टिकल फार्मिंग उपकरणों का भी भूमिहीन कृषि श्रमिकों और महिलाओं को निःशुल्क वितरण किया गया। ये कार्यक्रम फार्मर्स फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। इसमें कुछ किसानों को इसका प्रशिक्षण दिया गया और 10 किसानों को जो भूमिहीन थे उनको ये स्ट्रक्चर्स भी दिए गए ताकि वे स्वयं तो इसका प्रयोग करें, साथ ही साथ औरों के लिए भी उदाहरण बने। बहुत से भूमिहीन किसान संस्थान में संपर्क करते हैं कैसे वे अपने आवश्यकता की सब्जियों को अपने घर में ही उगाएं जबकि उनके पास ज़मीन नहीं है। संस्थान ने कुछ ऐसे वर्टिकल फार्मिंग के स्ट्रक्चर्स विकसित किए जिसके द्वारा ज़मीन न होते हुए भी थोड़ी सी जगह पर आंगन में या अपने छत पर इनका प्रयोग करके किसान पालक, मिर्चा, मेथी और बहुत सी ऐसी सब्जियों को उगा सकते हैं जिनको नियमित रूप से उनको अपने परिवार के लिए प्रयोग में लाना होता है। रहमानखेड़ा संस्थान में फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत जो सब्जी उगाने के लिए ये स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं, ये कम ज़मीन नहीं जिनके है अपने प्लाट में घर पर छत पे कहीं लगा करके इसमें सब्जियां सभी प्रकार के पैदा करके पोषक तत्व सब्जियां हम इनसे तैयार कर लेंगे, जिसके लिए सीड हमें बैंगन है, तरोई है, करेला, बैंगन और इस प्रकार की सब्जी फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर सब दिया जा रहा है। और ये हम अपने एक लोग से कई लोगों को हम दिखा सकेंगे कि ये इस स्ट्रक्चर पर किस प्रकार की सब्जियां पैदा करके हम लोग आगे के लिए अच्छी पोषक तत्व सब्जियां उत्पत्ति करके पैदावार कर सकते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है और तो हम सब्जियां बाहर से ख़रीदते हैं। मुझे रहमानखेड़ा से फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत ये मिला है जिससे मैं अपने घर में ही सब्जियां उगा सकती हूँ, जैसे बैगन,
मिर्च और भी कई सब्जियां हैं जो मैं उगा सकती हूँ। इसके तहत हम अपने घर में जो सब्जियों की आपूर्ति है वो तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ ही बाहर इन्हें बेचकर आर्थिक समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मुआवजा पाए लगभग 1000 किसानों को एक निजी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बना लिया है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित अनु बुलियन ट्रेडर्स नाम की कंपनी ने मुआवजा पर किसानों को अपने जाल में फंसाने के लिए बल्दी राय में भी अपना ऑफिस खोल रखा था। कंपनी के डायरेक्टर अजीत गुप्ता ने किसानों को 1 वर्ष में 40% ब्याज देने का बॉन्ड भरवाकर किसानों को दिया था, जिसकी मैच्योरिटी जनवरी माह में पूरी हो गई थी। निवेश की धनराशि की वापसी के लिए किसानों ने जब कंपनी के कार्यालय और अधिकारियों की तलाश शुरू की तो पता चला कि उस पते पर समस्त कर्मचारी लापता थे। उनके द्वारा दिए गए नंबरों पर बात करने की जब कोशिश हुई तो वे भी बंद मिले। कंपनी के विरुद्ध बाराबंकी और अयोध्या जिले में किसानों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा से जब पीड़ित किसानों ने आपबीती बताई तो पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मामले की प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि एक कंपनी में कुछ किसानों के द्वारा निवेश किया गया था, उसी के तहत उन्होंने हमें कंप्लेंट करी थी कि निवेश करने के उपरांत फ्रॉड उनके साथ हुआ है, तो हमारे पास वो एप्लीकेशन लेके आए थे। उसी का आदेश करते हुए FIR दर्ज करी गई। शेष विधिक प्रक्रिया के तहत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। बाजार से थोड़ी दूरी पर एक कार्यालय इन्होंने खोला था अनी बुलियन कंपनी के नाम से। 5 से अधिक नाम से ये कंपनियां चलती थीं। जॉइंट रूप में इसको अंजनी अनी बुलियन कहा जाता था। ये पैसा लेते थे और 1 साल में 40% ब्याज दर करके लौटाने की बात कहते थे, और कमीशन देना और तरह तरह से प्रलोभन देना, विदेशों में यात्रा कराना और धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों पर यात्रा कराने का ऑफर भी दिया जाता था इनकी तरफ से। हीरे का व्यापार बताकर ये हीरा देने की भी बात कहते थे अतिरिक्त बोनस के रूप में। तो इसी सब के झांसे में बहुत से ऐसे किसान आए हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मुआवजा लिए हुए थे, उन लोगों ने दिया है। ऐसे हमारे साथ के लगभग 1000 लोग इसकी चपेट में आए हैं। अनी बुलियन एक कंपनी जो है वो सुल्तानपुर ज़िले में आई, जो कि कई लोगों का मतलब 6 लैंड के मुआवजे में बहुत सारे पैसे गए, हमारे भी पैसे गए, लगभग 10 लाख रुपए तक हमारे भी हैं, और इस तरह से बहुत पैसे वो लेके गई हमारी मतलब सुल्तानपुर ज़िले से। अनी बुलियन कंपनी से एक ब्रोकर कई बार मेरे पास आया करते थे और वो बोलते रहते थे कि आप इसमें अपना पैसा लगाइए, आपको 40% ब्याज के साथ जो है पैसा हर साल मिलता रहेगा। और हमने वो कई बार उनको मना भी किया, लेकिन बार बार वो आते रहे, दूसरों को भी दिखाते रहे कि इनका इतना पैसा लगा, इनका इतना पैसा लगा, देखो इनको इतना फ़ायदा मिला है। और इस चक्कर में हमने काफ़ी पैसा, मेरे पास जो कुछ था काफ़ी पैसा निकाल के हमने सारा पैसा उसमें लगा दिया। कुछ दिन बाद वो पता चला कि ये कंपनी भाग गई। सरकार ने खेती किसानी और इसका व्यवसाय करने वाले किसानों और व्यवसायियों को आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ा है, जिसके तहत कई सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा रही हैं। उन्नाव के जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन योजना संचालित की गई है। इस योजना में टमाटर, प्याज और आलू के साथ साथ अन्य फल और सब्जियों के सरप्लस उत्पादन को अन्य जनपदों में परिवहन के माध्यम से भेजने पर कुल लागत का 50% अनुदान दिया जा रहा है। फल या सब्जी को शीतगृह में अथवा अन्य किसी वेयर हाउस में भंडारित करने पर भंडारण शुल्क की लागत का 50% अनुदान देने की भी व्यवस्था की गई है। इस योजना में व्यक्तिगत किसान, लाइसेंसधारी, कमीशन एजेंट, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता और फुटकर व्यवसायी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को लेकर जिले के किसानों, फल और सब्जी व्यवसायियों में खुशी की लहर है। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में साग भाजी और फलों में जो सरप्लस उत्पादन होता है उसके लिए अगर किसान या कोई व्यापारी अगर सरप्लस उत्पादन को बाहर बेचने के लिए ले जाता है तो उसके परिवहन पे मिलने वाले तो 50% अनुदान, प्रशासन शुल्क पे 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार अगर वो क्या नाम है शीतगृहों में या वेयर हाउस में भंडारित करता है तो भंडारण शुल्क में उसको 50% तक छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंदर कोई भी विद्युत किसान भी रजिस्टर्ड हो सकता है, लाइसेंसधारी कमीशन एजेंट हो सकता है, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का कर रहा हो वो भी हो सकता है, FPO हो सकते हैं, सरकारी समितियाँ हो सकती हैं, राज्य विपणन सहकारी विपणन संघ भी हो सकते हैं, फुटकर व्यवसायी भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हम किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाड़े में कटौती करी है, जिसकी वजह से हम अपनी फल सब्जियाँ अनाज को अन्य राज्यों में अन्य शहरों में भेज सकते हैं और बेच रहे हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है और सरकार से जो अनुदान मिल रहा है उसका लाभ लेके हम लघु उद्योग कुटीर उद्योग भी चला सकते हैं, जैसे अचार फैक्ट्री है और फैक्ट्रियाँ हैं जो हम अनुदान लेके चला सकते हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार वाराणसी और साई इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में कोविड-19 संक्रमण की चुनौती, सूचना संप्रेषण और आत्मनिर्भर भारत विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी के मुख्य वक्ता हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के पूर्व कुलपति डॉक्टर राम मोहन पाठक ने कहा कि सांस और संचार का अटूट रिश्ता है। पत्र सूचना कार्यालय और ROB लखनऊ के अपर महानिदेशक RP सरोज ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ROB लखनऊ के उपनिदेशक सुनील कुमार शुक्ल ने कहा कि इस आपदा काल में मीडिया कर्मियों के साथ तमाम जागरूक लोगों की भूमिका बढ़ जाती है। बचाव के तमाम रास्ते अपनाते हुए मीडिया क्षेत्र के लोगों ने सूचना संप्रेषण का कार्य बखूबी किया है। इस वेबिनार में डॉक्टर आकाश, सलाहकार आपदा, UNDP राजेश भाटिया, राष्ट्रीय सचिव इंडियन हिस्ट्री एसोसिएशन अजय सिंह, डॉक्टर नितेश धवन तथा विभिन्न क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी सहित कई उद्यमी जुड़े। कार्यक्रम का संचालन FOB के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर लालजी और PIB के मीडिया एवं संचार अधिकारी प्रशांत कक्कड़ ने किया। कहा गया सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, हम सब साथ चलें, साथ जिएं, साथ मरें, साथ खाएं पिएं, सब करें। लेकिन इसमें बाधा आई है। कोविड ने ये बाधा उत्पन्न की है। ये वैश्विक संकट है। इस संकट में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और रिकंसिलिएशन और रिट्रीट, तो ये अवसाद से बच्चों को, युवा पीढ़ी को, बाकी को अवसाद से दूर करने के लिए, अवसाद की जो मनोवृत्ति है उससे छुटकारा पाने के लिए हमारा संचार और संवाद की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ संवाद, रिकंसिलिएशन और रिट्रीट 2 शब्द हैं, संराधन और वापसी। अगर कहीं लगता है कि गलत है तो हम वहाँ से वापस आ जाएं। इस जीवन को संरक्षित रखना है, इसके लिए संप्रेषण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बात पर चर्चा हुई है। आजमगढ़ में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान के अंतर्गत लोगों को विभिन्न संक्रामक रोगों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के विभिन्न गाँवों में इस अभियान के अंतर्गत नाली की सफाई, गलियों में दवा का छिड़काव के साथ चूना और ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव भी किया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इसमें वेक्टर जनित रोगों के साथ कोविड-19 के रोकथाम के साथ साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान उत्तर प्रदेश शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसमें वेक्टर जनित अन्य जो वेक्टर जनित रोग हैं, कोविड-19 हमारा चल ही रहा है, दोनों को मद्देनजर ग्राम में बृहद साफ सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग कराई जा रही है, जिसमें बृहद साफ सफाई के अभियान के अंतर्गत शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में 10, 11 और 12 3 दिन बृहद सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश स्तर से नोडल अधिकारी भी नामित थे, उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया गाँव में। और यहाँ पे जो हमने कार्य योजना बनाई जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में, कि जो ग्राम में साफ सफाई कर्मी नियुक्त हैं उनके साथ में आवश्यकता अनुसार अन्य मजदूरों को लगा करके बृहद साफ सफाई कराई जाए। प्रदेश में कानपुर कांड के बाद से अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है। बदायूं में इसी अभियान के तहत चेकिंग कर रहे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश और एक पुलिस का दरोगा गोली लगने से घायल हो गए हैं, जबकि दूसरा बदमाश मौके पर से फरार हो गया है। घायल बदमाश पर 60,000 रुपए का इनाम घोषित था और उस पर कई प्रदेशों में भी मुकदमा दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। के अपराधियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए
सायंकाल चेकिंग चल रही थी। इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम और लगे हुए थे। एसटीएफ भी हमारे साथ थी। मुरऊ बाईपास पर चेकिंग हो रही थी। मोटरसाइकिल से 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया और उन्होंने पुलिस पर फायर की, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। आत्मरक्षा तो अपने सुरक्षा पुलिस ने भी फायर किया और एक अपराधी घायल अवस्था में, उसको गोली पैर में लगी है, पकड़ा गया है। पूछताछ में उसने अपना नाम मुबीन बताया, जो यहाँ सैदपुर वजीरगंज का स्थायी निवासी है। और जानकारी जो अभी तक मिली है उसमें फर्रुखाबाद से 50,000 का इस पर इनाम है, राजस्थान से 5,000 का और उत्तराखंड से भी 5,000 का इनाम है। ये छैमार जो एक गैंग होता है उसका सक्रिय सदस्य डकैती के कई मामलों में वांछित है। इसकी हिस्ट्री शीट और इसके अन्य सहयोगियों का पता कर रहे हैं। जो एक व्यक्ति भागा हुआ है उसके लिए पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं को किया संबोधित। कहा 21वीं सदी में कौशल बना है युवाओं की सबसे बड़ी ताकत। देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ कौशल विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल का किया भ्रमण। कहा प्रदेश सरकार देश के इस पहले सैनिक स्कूल को बनाएगी रोल मॉडल। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे हुए घोषित। लड़कियों ने फिर से मारी बाजी। 93.31% छात्राएं और 90.14% छात्र हुए उत्तीर्ण। लखनऊ में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान द्वारा दिया गया पोषण वाटिका बनाने का प्रशिक्षण। कम लागत पर घर में छत और आंगन में कृषि श्रमिक उगा सकेंगे सब्जियां। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। आकाश से गिरने वाली बिजली हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है, लेकिन